हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लीगल वर्ड्स में आगे के वर्ड्स देखेंगे। पहला वर्ड है हमारा सेक्शन। सेक्शन मीन्स अंग्रेजी में इसको सेक्शन कहते हैं, हिंदी में धारा। और देखिए, कानून में आप अक्सर सुनते रहते हैं, आईपीसी की धारा ये कहती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा ये कहती है। धारा को अंग्रेजी में कहते हैं सेक्शन। एक सेक्शन का मतलब आपका क्लास भी होता है, क्लास का सेक्शन। जैसे LLB फर्स्ट ईयर में हो सकता है 3 सेक्शन हो, 4 सेक्शन हो, ABCD, वो सेक्शन अलग है, वर्ग। ये सेक्शन मीन्स धारा होती है। अंग्रेजी में इसको कहेंगे ए सब डिवीजन ऑफ एन स्टैट्यूट। सब डिवीजन ऑफ ए स्टैट्यूट। स्टैट्यूट या संविधि, किसी कानून का सब डिवीजन। किसी कानून को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, उसको कहते हैं, जिन टुकड़ों में बांटा जाता है उन टुकड़ों को कहते हैं सेक्शन। संविधान में आर्टिकल कहा जाता है और कानून में सेक्शन कहते हैं। अब इसका यूज कर सकते हैं, आप सेंटेंस बना सकते हैं। सेक्शन 15 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कोएर्सन। आप लोगों ने पढ़ा है पहले सेमेस्टर में, संविदा अधिनियम की धारा 15 कोएर्सन या प्रपीड़न को परिभाषित करती है। दूसरा वाक्य बना सकते हैं, सेक्शन 302 ऑफ IPC इंडियन पेनल कोड 1860 प्रोवाइड्स मतलब प्रावधान करती है फॉर पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। फॉर द ऑफेंस ऑफ, हत्या के अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है। कौन सी धारा? सेक्शन 302 ऑफ IPC इंडियन पेनल कोड की धारा 302 मृत्युदंड का या आजीवन कारावास का प्रावधान करती है। इसके बाद अगला वर्ड है हमारा सेटलमेंट। सेटलमेंट सेटलमेंट का मतलब है समझौता। निपटारा। लेबर लॉ में सेटलमेंट को निपटारा कहते हैं, और सेटलमेंट का मतलब समझौता भी होता है। दो व्यक्तियों के, विवादित व्यक्तियों के बीच में जब समझौता करा दिया जाए तो इसको कहेंगे डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो गया। डिस्प्यूट इज सेटल। और सेटलमेंट मीन्स बस्ती भी होती है। कहीं निर्जान, कहीं पर वीरान जगह में वहां पर बस्तियां बना दी जाए तो उसको भी कहते हैं सेटलमेंट। वहां पर सेटलमेंट मीन्स बस्तियां हो जाएगा, चाहे वो इलीगल हो चाहे वो लीगल हो। जैसे आप फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष में देखेंगे, इजराइल ने बहुत सारी बस्तियां फिलिस्तीनी एरियाओं में अपनी बस्तियां बसा दिया है, तो उसको कहते हैं सेटलमेंट। वेस्ट बैंक सेटलमेंट, इलीगल सेटलमेंट। वो सेटलमेंट मीन्स बस्तियां बसाना, लोगों को वहां पर बसाने का काम करना। तो सेटलमेंट मीन्स हमारे यहाँ समझौता या निपटारा से लेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है, उसमें जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, किसी प्रकार का औद्योगिक विवाद होता है और दोनों पक्षकारों को बैठाकर समझौता करा दिया जाता है, जो समझौता बोर्ड होता है या समझौता अधिकारी होता है, उसमें व्यवस्था है, वो जब समझौता करा देते हैं तो उस समझौता को कंप्रोमाइज नहीं बोला जाता, उस समझौता को बोला जाता है सेटलमेंट। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। पहले इंग्लिश मीनिंग, ए कंप्रोमाइज और डिसीजन ऑफ ए क्वेश्चन। ए कंप्रोमाइज और
decision of a question or dispute. अब आप इसका सेंटेंस बनाएंगे, ए सेटलमेंट was reached between employer and striking employees. हड़ताल पर गए हुए या हड़ताल कर रहे कर्मकारों के बीच में और नियोजक या एम्प्लॉयर जो मालिक है उनके बीच में सेटलमेंट हो गया, एक सेटलमेंट या समझौता हो गया। दूसरा वाक्य बना सकते हैं, a settlement of industrial dispute is binding on workmen as well as employers. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, लेबर लॉ में आप पढ़ेंगे, जब कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है और उसका कोई निपटारा कर दिया जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, या लेबर कोर्ट जो फैसला देती है उसको अवार्ड कहते हैं, पंचाट। तो जो भी फैसला होता है वह फैसला कर्मकारों पर और एम्प्लॉयर पर दोनों पर बाध्यकारी होता है। वो भी एम्प्लॉयर जो अभी है और वो भी एम्प्लॉयर जो भविष्य में होंगे। हो सकता है आज का एम्प्लॉयर कल को दूसरे को बेच दे अपना कंसर्न, अपना उद्योग। तो जो आएगा वो ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं उसका पक्षकार नहीं था, या जो कर्मकार आज भर्ती हो रहे हैं वो कल को कहने कि नहीं हम उसके पक्षकार नहीं थे। जो समझौता हुआ है, जो सेटलमेंट हुआ है, वो उनके ऊपर बाध्यकारी होता है। बाध्यकारी कब तक होगा, वो सारे प्रावधान इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में है। अगला वर्ड है सोवरेनिटी। संप्रभुता। संप्रभुता, स्टेट ऑफ बीइंग सोवरेन। स्टेट, अब ये स्टेट राज्य वाला स्टेट नहीं है। स्टेट मतलब दशा, संप्रभु होने की दशा, मतलब जो संप्रभु है उसको हम कहेंगे ये उसकी संप्रभुता है। जैसे हम कह सकते हैं भारत की संप्रभुता को, भारत की अखंडता और संप्रभुता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। अक्सर हमारे नेता लोग कहते रहते हैं भारत की अखंडता और संप्रभुता को कोई चुनौती नहीं दे सकता, हमारे सैनिक रक्षा करने में सक्षम है। तो ये संप्रभुता क्या है? यह है कि हम संप्रभु हैं। संप्रभु मतलब हम अपने मामलों के स्वयं निश्चय करने वाले हैं। हमें कोई दूसरा देश ये नहीं कह सकता कि आप अपने देश में ऐसा करो, ऐसा चलाओ अपने देश में। ये हमारी संप्रभुता है। तो जब कोई देश, ये देखिए पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ेंगे, राज्य के आवश्यक तत्वों में संप्रभुता एक आवश्यक तत्व है। एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। राज्य मतलब देश। कोई देश बनने के लिए, कोई राज्य बनने के लिए एक निश्चित जनता होनी चाहिए, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए और एक निश्चित सरकार होनी चाहिए। और वो सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभु होनी चाहिए।
जैसे हांगकांग में चल रहा है, चीन आए दिन वहां पर अपना वो करता रहता है कुछ न कुछ, तो हांगकांग संप्रभु नहीं है, क्योंकि हांगकांग चीन के अधीन है। यद्यपि बहुत सारी ऑटोनॉमी उसको दे रखी थी चीन ने अभी तक, लेकिन वो संप्रभुता नहीं है। ताइवान और चीन का लड़ाई यही है। ताइवान अपने आप को संप्रभु देश घोषित कर रहा है, लेकिन चीन उसको मानने को तैयार नहीं है। चीन कह रहा है ताइवान हमारी टेरिटरी है, कभी कभी वो धमकाता रहता है ताइवान को, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को। तो संप्रभुता मतलब कोई देश अपने मामलों में बिल्कुल निर्भर है, आत्मनिर्भर है, किसी पर निर्भर नहीं है, किसी का निर्णय मानने को तैयार नहीं है। 1947 के पहले भारत एक संप्रभु देश नहीं था। ये क्या था? एक ब्रिटिश कॉलोनी था, अंग्रेजों द्वारा शासन चलाए जाने वाला देश था। जनता तब भी थी, सरकार भी थी, निश्चित एक भूभाग भी था, लेकिन सोवरेनिटी नहीं थी। तो आप कह सकते हैं 1947 was the year when India got its sovereignty, या in 1947 India became sovereign state। और हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी ये बताया गया है, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a, कैसा भारत होगा? सोवरीन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पहला शब्द है संप्रभु, संप्रभु गणराज्य होगा, सोवरेनिटी वाला। तो ये होती है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी को यूज करेंगे, ऑल नेशंस must respect sovereignty of other states या अदर नेशंस। यहाँ स्टेट्स का मतलब राज्यों से नहीं है, स्टेट्स का मतलब देशों से। अदर नेशंस and should not interfere in others internal affairs। जैसे कश्मीर को लेकर भारत में मुसलमानों या आतंकवादियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा कर्मियों द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है कश्मीर में जो चल रहा है, इस सब को लेकर पाकिस्तान का साथ अक्सर चीन और तुर्की देते हैं। तुर्की अक्सर कुछ ना कुछ बकवास करता है, और हमारे विदेश विभाग या हमारे रक्षा मंत्री या हमारे विदेश मंत्री अक्सर ये कहते हैं तुर्की शुड रिस्पेक्ट आवर सोवरेनिटी, तुर्की शुड माइंड इट्स ओन अफेयर्स। हमारे आंतरिक मामलों में तुर्की को दखल नहीं देना चाहिए, हमारी संप्रभुता पर किसी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही यहाँ पे ये वाक्य कह रहा है, ऑल नेशन, सभी नेशंस को चाहिए, सभी राष्ट्रों को चाहिए कि वह रिस्पेक्ट करें सोवरेनिटी ऑफ अदर नेशन, दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करें, एंड शुड नॉट इंटरफियर, और उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए इन अदर्स इंटरनल अफेयर्स, दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, विनिर्दिष्ट अनुपालन, अनुपालन या अनुपालना, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अंग्रेजी में इसको आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
in terms of promise. इन टर्म्स ऑफ प्रॉमिस मतलब वचन, जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसमें दोनों व्यक्ति एक दूसरे को वचन देते हैं, तो वचन की शर्तों में क्या दिया हुआ है, क्या है शर्तों में, उसके अनुसार संविदा का पालन किया जाना, इसको कहा जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हिंदी में कहा जाता है विनिर्दिष्ट अनुपालन। अब कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पहले सेमेस्टर में, संविदा के जो भंग किया जाता है, सामान्य तौर पर हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति जब संविदा कर लेता है तब उसको उसका पालन करना चाहिए, नहीं पालन करेगा तो जाहिर है दूसरे व्यक्ति को तकलीफ होगी, तो दूसरे व्यक्ति को जब तकलीफ होगी तो उसके पास उपचार क्या है, तो एक सामान्य उपचार तो दिया हुआ है धारा 73 में डैमेजेस, लेकिन कुछ मामलों में वह व्यक्ति जो पीड़ित है न्यायालय से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में इसके लिए प्रावधान है, और उस कानून की विशेषता यही है कि उसमें दिए गए किसी उपचार को अधिकार के तौर पर दावा नहीं किया जा सकता। न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति होती है, न्यायालय उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देता है या नहीं देता। अगर डैमेजेस या पैसे देकर किसी की पीड़ा का शमन किया जा सकता है तो न्यायालय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर नहीं करेगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस केवल उन मामलों में ऑर्डर किया जाता है जहां या तो पैसे से उसकी तकलीफ नहीं दूर होगी या पैसा कितना दिया जाए इसके निर्धारण करने का कोई मापदंड नहीं है, या परिस्थितियां ऐसा हैं कि उस संविदा का पालन किया जाना ही जरूरी होगा। वाक्य देखिए इसका, रेमेडी फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस remedy for specific performance cannot be claimed in every breach of contract. हर संविदा भंग में इस उपचार को दावा नहीं किया जा सकता। समझ है भी? हाँ, दूसरा सेंटेंस भी इसका एक बनेगा, बना सकते हैं। आप कह सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस of contract is one of the remedies for breach of contract. संविदा के भंग किए जाने पर संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कई उपचारों में से एक है। जैसे मैंने बताया और भी उपचार होते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अलावा। सबसे सर्वप्रथम पहला उपचार है डैमेजेस, दूसरा उपचार है इंजंक्शन या व्यादेश, न्यायालय से व्यादेश लिया जा सकता है। अब व्यादेश भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्टरी और प्रोहिबिटरी। एक में न्यायालय कह सकता है आप ये काम करिए, और दूसरे में कह सकता है आप ये काम मत करिए। और फिर व्यादेश दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी। ये सब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हैं।